हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप लोग चैनल में न्यू हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बिना किसी देरी के सानवी एंड आयशा की लव स्टोरी शुरू करते हैं। सो आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा, सानवी अपनी की हुई हरकत पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आयशा आयशा क्या सानवी को माफ़ करेगी? हम सो स्टोरी को शुरू करते हैं। सानवी अपने ऑफिस पर थी एंड वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स पर काम कर रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आयशा की तरफ। आयशा अपना ऑफिस का काम कर रही थी एंड आयशा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और ऊपर से उसको बहुत सारा ऑफिस से काम भी मिल रखा था। सो वो फाइल्स पर काम कर रही थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है आयशा की टेबल के पास ईशान आता है एंड वो आयशा से बात करने की कोशिश कर रहा था। आयशा ईशान की तरफ देखती है एंड कहती है, इधर देखो तुम। पहली बात, मेरे पास दुनिया भर का काम है और दूसरी, मैं अभी बिल्कुल मूड में नहीं हूँ तुमसे बात करने की। और तीसरी बात, तुम मुझसे बार बार बात करना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अपनी एक गंदी सी शक्ल लेकर मेरे पास बिल्कुल मत आया करो। मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। सो यहाँ से उठकर जाओ वरना मुझे तुम्हें भगाना पड़ेगा। एंड आयशा ये सब बोलते हुए कुछ ज़्यादा ही लाउड बोल देती है। कुछ एम्प्लॉयज़ को ये सारी बातें सुनाई दे जाती है और अब ईशान बहुत गुस्से से आयशा की तरफ देख रहा था। गुस्से से उसकी आंखें एकदम रेड रेड हो चुकी थी। आयशा ईशान की तरफ देखते हुए वापस से कहती है, अभी तुम यहाँ से जा रहे हो या तुम्हें भगाऊं? ईशान आयशा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं देख लूँगा और तुम देखती जाओ। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तुम्हें तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूँगा, चाहे मुझे कितने भी हद तक जाना पड़े। एंड आयशा ईशान की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ हाँ, बना लेना मुझे अपना, अपने सपनों में, और यहाँ से निकलो। एंड अब ईशान भी वहाँ से चले जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में गया था एंड उसके सारे फ्रेंड्स उससे पूछ रहे थे कि ईशान, क्या बोला ईशान ने, और तुम इतने गुस्से में क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? एंड तभी उन्हीं में से एक ईशान का फ्रेंड कहता है, अरे तुमने सुना नहीं, आयशा ने इसकी बेइज्जती कर दी है, तभी मुंह लटका के आ रहा है ये। एंड अब ईशान कहता है, नहीं नहीं, बस वो थोड़ा, उसका मूड ख़राब है, सो इसीलिए वो बात नहीं करना चाहती, वरना तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है। एंड हाँ, ईशान को अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी इमेज भी तो बचानी थी, सो इसीलिए वो ये सब झूठ कहता है। एंड तभी ईशान बात को टालते हुए कहता है, तुम लोगों के पास काम नहीं है क्या? काम करो जाकर, और मुझे भी मेरा काम करने दो। इसीलिए ईशान के फ्रेंड्स सारे अपने टेबल के पास चले जाते हैं एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है सानवी के डैड का घर, जहाँ पर सानवी के डैड अपने चेयर पर बैठे हुए थे एंड उसके सामने एक पर्सन बैठा हुआ था। एंड वो पर्सन और कोई नहीं, सानवी के मामा होते हैं। ये दोनों कुछ तो बात कर रहे थे, लेकिन तभी सानवी के डैड सानवी के मामा के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है पिछले 4 साल से तुम एक फैमिली को नहीं ढूंढ पाए? तुम्हें एक काम दिया था, तुमसे एक काम नहीं हुआ गया। तुम पिछले 4 साल से एक फैमिली को नहीं ढूंढ पा रहे हो। सानवी के मामा सानवी के डैड को देखते हुए कहते हैं, भाई साहब अब एक बार यकीन कीजिए, मैंने उनकी फैमिली का पता लगा लिया था, लेकिन पता नहीं वो लोग ऐसी जगह जाकर छुप चुके हैं। लेकिन पता नहीं वो लोग कौन सी जगह गए हैं। मैंने हर जगह ढूंढ लिया उन्हें, पिछले 4 साल से मैं भी उन्हें ढूंढ ही रहा हूँ। आपने तो बस मुझे काम पकड़ा दिया है, आप भी तो कुछ कीजिए। पिछले 4 साल से आप भी तो घर पे ही बैठे हो ना। और सानवी के डैड गुस्से से
सानवी के मामा को देखते हैं। एंड तभी सानवी के डैड सानवी के मामा का कॉलर होल्ड करते हैं एंड बहुत गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, कि तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। गलती तो तुम्हारी है। तुम ही ने तो तुम ही ने तो मुझे आइडिया दिया था। गलती तो तुम्हारी है। तुम्हारे वजह से वो लड़की मरी थी, और उस लड़की को मारने वाले भी तुम ही थे। एंड हमें दिखाया जाता है इन दोनों ने एक दूसरे को कॉलर होल्ड कर रखा है। दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। एंड तभी सानवी के मामा कहते हैं, लेकिन भाई साहब, मुझे मारने का ऑर्डर तो आप ही ने दिया था। ये दोनों बस लड़े जा रहे थे। तभी सानवी के डैड सानवी के मामा को कहते हैं, अगर अगर 1 महीने के अंदर अंदर उस फैमिली को नहीं मारा ना हमने, तो फिर जेल में जाने के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि वही एक आखिरी सबूत है जिसे हमें मिटाना है, और उस लड़की का फ़ोन भी। सानवी के डैड कहते हैं, अगर उस फैमिली को तुमने नहीं मारा, अगर पूरे सबूत तुमने नहीं मिटाए ना, तो फिर बोल जाना कि तुम्हें एक कंपनी भी मिलने वाली थी। अपने जायदाद से तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा। और सानवी के डैड के सामने हंसते हुए कहते हैं, जी समझे, 1 महीने के अंदर अंदर मैं उस फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, पिछले 4 साल से आपने अपनी कंपनी सानवी को क्यों दे रखी है? आप कब से सानवी के ऊपर इतना भरोसा करने लग गए? सानवी के डैड सानवी के मामा को देखते हुए कहते हैं, मैं बस उसके ब्रेन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जितना दिमाग सानवी का चलता है उतना तुम्हारे पास बिल्कुल है ही नहीं। एंड हाँ, मुझे भी पता है कि वो अभी भी गुस्से की आग में सुलग रही है। उसके अंदर जो आग है मुझसे बदला लेने की, अभी भी वो गुस्से की आग में ऐसे सुलग रही है, क्योंकि मुझे पता था सानवी से अच्छा इस कंपनी को और कोई संभाल नहीं सकता, और तुम में इतना दिमाग नहीं है कि तुम मेरी कंपनी को संभालो। एंड सानवी के मामा वहाँ से चले जाते हैं, एंड उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सानवी के डैड अपने चेयर पर बैठ जाते हैं, एंड हमें दिखाया जाता है सानवी के मामा जो घर से बाहर निकलते हैं, एंड उन्होंने किसी को कॉल लगाया था, एंड वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे। हमें ये बातें तो बता ही नहीं जाती, लेकिन हाँ, वो उस वो उस पर्सन से ये कहते हैं, ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस फैमिली का पता लगाओ, जल्द से जल्द पता लगाओ। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। इस फैमिली का कुछ भी करके पता लगाओ, ये फैमिली कहाँ है और क्या करती है, और इस फैमिली को कौन बचा रहा है। एंड वो सेकंड पर्सन कहता है, ओके सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सो मुझे 2 हफ्ते लगेंगे सर, क्योंकि क्योंकि जिस फैमिली की आप बात कर रहे हैं, ये फैमिली पिछले 4 सालों से गायब है। इन्हें खुद पुलिस ढूंढ रही है। सानवी के मामा कहते हैं, अगर तुमने इस फैमिली को ढूंढ लिया ना, तो तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगा, इतना कि तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। एंड वो पर्सन भी कहता है, ओके सर, आपके लिए एक काम कर दूंगा मैं। एंड यहाँ पर फ़ोन कॉल कट होता है, एंड यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है, एंड हमें दिखाया जाता है सानवी का ऑफिस। सानवी अपने चेयर पर बैठी हुई थी, एंड हम देखते हैं एलिवेटर ओपन होता है, एंड वहाँ से एक पर्सन आ रहा था, एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ बैठे हुए थे, सब लोग उस पर्सन को देख रहे थे। एंड वो पर्सन सीधा जाता है सानवी के ऑफिस पे। वो डोर नॉक करता है, सानवी कम इन। वो पर्सन डोर ओपन करके सानवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सानवी का ध्यान अभी भी फाइल्स में था, उसने उस पर्सन को नोटिस नहीं किया था। तभी सानवी कहती है, जल्दी बोलो तुम्हें क्या बोलना है, वरना जाओ यहाँ से, मेरे पास और भी काम है। लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आता। सो सानवी अपने हेड को ऊपर करती है,
एंड वो देखती है उसके सामने ऑफिसर विक्रम खड़े हुए हैं। एंड ऑफिसर विक्रम वही हैं जिन्होंने साइको किलर का केस हैंडल कर रखा है। एंड हम देखते हैं वो सानवी को बस देखे जा रहे हैं। सानवी, ये दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। तभी ऑफिसर विक्रम कहते हैं, कितने साल हो गए ना सानवी तुम्हें देखे। एंड सानवी कहती है, तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या पूछना है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ सब। ऑफिसर विक्रम हंसते हुए कहते हैं, 4 साल में तुम बिल्कुल नहीं बदली, जैसे पहले थी अभी भी वैसी हो, खड़ूस। अच्छा, सुनो फिर, तुम्हारे ऑफिस में जो 2 एम्प्लॉयज़ थे उनका खून हुआ है, और उन दोनों एम्प्लॉयज़ की आईडी उन दोनों एम्प्लॉयज़ की आईडी हमें कहीं नहीं मिल रही है। सो मेरा ये शक तुम्हारी कंपनी में जा रहा है। सानवी ऑफिसर विक्रम को देखते हुए कहती है, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, क्या बात करनी है, मेरे सामने ये बातें बिल्कुल मत घुमाओ। एंड ऑफिसर विक्रम हंसते हुए कहते हैं, सो मैं तो यहाँ बस तुमसे मिलने आया था, और तुमको ये भी बताने आया था कि कुछ लोग त्रिशा की फैमिली को ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे ऊपर भी स्पाई करा जा रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें बताने आया हूँ कि कोई ऐसी हरकत मत करना कि लोगों को तुम पर शक हो। और रही बात साइको किलर की, उसे तो मैं ढूंढ ही लूँगा। इंसान भी ऑफिसर विक्रम को देखते हुए कहती है, मैं ढूंढ लूँगा? क्या वो साइको किलर एक लड़का है? लेकिन न्यूज़ में तो बताया जा रहा था कि वो एक लड़की है। ऑफिसर विक्रम कहते हैं, अभी तो हमें भी नहीं पता कि वो किलर एक लड़का है या लड़की, क्योंकि वो किलर इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो खून करने के बाद एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। लेकिन मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूँगा। इंसान भी ऑफिसर विक्रम को देखते हुए कहती है, मुझे लगता है उस साइको किलर ने तुम्हारी नींदें उड़ा दी है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है कि तुम पूरी रात सोते नहीं हो। ऑफिसर विक्रम सानवी को कहते हैं, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ इसीलिए मैं और लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। इसीलिए मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, और मैं कुछ भी करके उस किलर को पकड़ के रहूँगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एंड मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वह साइको किलर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को क्यों ही मार रहा है। सानवी कहती है, क्या पता वो साइको किलर एक लड़की हो, क्या पता वो अपनी दुश्मनी निकाल रही हो उन लड़कियों को मार के। एंड ऑफिसर विक्रम सानवी की बात सुनकर कुछ सोचने लग जाते हैं। एंड वो कहते हैं, हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ये केस मेरा है, मैं देख लूँगा इसे कैसे हैंडल करना है। और तुम भी ज़रा बच कर रहना उस साइको किलर से, क्या पता तुम्हारे आसपास ही हो। सानवी ऑफिसर विक्रम को कहती है, तुम मेरा छोड़ो, अगर पता चला कि वो साइको किलर एक लड़का है तो तुम मीडिया को क्या जवाब दोगे। ऑफिसर विक्रम कहते हैं, मीडिया को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा, तुम पहले अपने लाइफ के मसले सुलझा लो। इन्हें हमें पता चलता है ऑफिसर विक्रम एंड सानवी ये दोनों एक साथ कॉलेज में थे। ऑफिसर विक्रम जो सानवी को देख रहे थे वो धीरे धीरे सानवी के पास आते हैं, अपनी बाहें खोलकर, जैसे वो सानवी को हक करना चाहते हो। सानवी ऑफिसर विक्रम के फेस पर अपना हाथ रखती है और उन्हें पुश करते हुए कहती है, अगर गलती से भी तुम्हारा हाथ मेरे पे टच हुआ तो फिर देख लेना, उस साइको किलर के मारने से पहले पहले मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। एंड ऑफिसर विक्रम हंसते हुए कहते हैं, अबे यार, हम 4 साल के बाद मिल रहे हैं सानवी, और वैसे भी हम फ्रेंड्स हैं, एक हक तो चलता ही है। इंसान भी कहती है, हाँ हाँ, तुम दूर से भी हाय हेलो कर सकते हो, मेरे मुझे हक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर खड़े रहो, तुम्हें पता है ना कि कोई मुझे टच करे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ऑफिसर विक्रम अपने कदम पीछे लेते हैं और अपने हाथ फोल्ड कर कर खड़े हो जाते हैं। इन वो सानवी को कहते हैं, तुम 4 साल पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी हो यार। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कम से कम लिफ्ट तक तो छोड़ने आ जाओ। एंड
सानवी कहती है कि तुम्हारे पैर हैं, तुम खुद चल के जाओ, और तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दे रखे हैं, लिफ्ट के बटन तुम खुद ही दबा सकते हो, तो खुद जाओ। सो ऑफिसर विक्रम सानवी को देखते हैं और कहते हैं, सानवी, मैं तुम्हारा 4 साल पुराना दोस्त हूँ यार, ऐसा रिएक्शन कौन देता है यार। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऑफिसर विक्रम बहुत ज़्यादा सैड हो चुके थे। वो डोर ओपन करते हैं, बाहर निकल ही रहे थे, तभी सानवी कहती है, अच्छा रुको, तुम चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। सो ऑफिसर विक्रम जैसे डोर ओपन करके सानवी के ऑफिस से बाहर आते हैं, सो वो देखते हैं कि नेहा कुछ दूर पर खड़ी हुई है एंड उसके हाथ में बहुत सारी फाइल्स हैं। ऑफिसर विक्रम नेहा के पास जाते हैं एंड वो कहते हैं कि दिखाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एंड वो इतना कहकर नेहा के हाथ से वो सारी फाइल्स ले लेते हैं, तभी उनकी नज़र नेहा के नेक पर पड़ती है। नेहा के नेक पर चोट के निशान थे। वो नेहा को देखते हुए कहते हैं कि ये फाइल्स कहाँ रखनी है। सो नेहा कहती है कि मैं खुद रख दूंगी, आप चाहिए। सो ऑफिसर विक्रम कहते हैं, अरे नहीं, अब बताइए इन्हें कहाँ रखना है, मैं रख दूंगा। सो नेहा कहती है, ये फाइल्स बॉस के ऑफिस में रखना है। सो वो जाते हैं एंड ये सारी फाइल्स सानवी के टेबल पर रख के आते हैं। नेहा भी अपने डेस्क पर चले जाती है। सानवी एंड ऑफिसर विक्रम ये दोनों एक साथ जा रहे थे बाहर एंड सारे एम्प्लॉयज़ इन्हें ही देख रहे थे। सानवी जाते जाते आयशा की तरफ देखती है, लेकिन आयशा सानवी की तरफ देखती ही नहीं है। सानवी का मूड पता नहीं, बस थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। सो ऑफिसर विक्रम ये भी नोटिस कर लेते हैं। ऑफिसर विक्रम एंड सानवी ये दोनों लिफ्ट के सामने खड़े हुए थे। सानवी कहती है, अब यहाँ से खुद जाओगे या तुम्हें छोड़ कर आऊँ। ऑफिसर विक्रम सानवी को कहते हैं, नहीं मैं खुद चले जाऊँगा एंड थैंक यू यहाँ तक छोड़ के आने के लिए, बाय। ऑफिसर विक्रम वहाँ से चले जाते हैं एंड सानवी ऑफिस पर आ जाती है। धीरे धीरे टाइम जा रहा था एंड अब लंच ब्रेक हो जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ लंच करने के लिए कैफेटेरिया जा रहे थे एंड हम देखते हैं आयशा को रेस्टरूम जाना था। सो आयशा रेस्टरूम की तरफ निकल जाती है एंड आयशा को रेस्टरूम गए हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। पता नहीं क्यों आयशा रेस्टरूम से बाहर ही नहीं आ रही थी एंड आयशा को रेस्टरूम गए हुए 30 मिनट हो चुके थे। सो अब एंड हमें दिखाई जाती है आयशा की सिचुएशन। आयशा जो रेस्टरूम में थी एंड आयशा को वही पीरियड्स हो चुके थे एंड अब उसे किसी की तो हेल्प चाहिए थी एंड कोई तो रेस्टरूम आए सो आयशा उनसे हेल्प मांग सके। पिछले 30 मिनट से कोई भी रेस्टरूम नहीं आया था। सो अब आयशा थक हार कर वहीं पे बैठ जाती है और वो अपने आप से कहती है, ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था, सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही होती है, क्यों क्यों मेरे साथ होता है ये सब। आयशा उधर बैठ कर रो रही थी। आयशा का एक हाथ सर पर था और दूसरा हाथ उसके स्टमक पर, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा है। एंड हम देखते हैं कोई तो रेस्टरूम आता है। आयशा को डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। सीधी आयशा उस पर्सन को आवाज़ देते हुए कहती है, अब जो भी कोई हो, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक मुसीबत में फंस चुकी हूँ, अब प्लीज़ अब आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे एक पैड लेकर आकर दे सकते हैं। एंड आयशा उस पर्सन के सामने बस प्लीज़ 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 कर रही थी। आयशा को तो ये भी नहीं पता था कि वो पर्सन है कौन। आयशा कहती है कि आप प्लीज़ जो भी कोई हो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन वो जो पर्सन होती है ना, वो आयशा को रिप्लाई नहीं देती है। वो रेस्टरूम से बाहर चली जाती है एंड आयशा को डोर क्लोज होने की आवाज़ आती है एंड आयशा कहती है, अगर हेल्प नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देती ना, ऐसे बिना कुछ बोले यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत थी। आह, अब मैं क्या करूँ, मेरी हेल्प कौन करेगा। एंड हम देखते हैं 5 मिनट के बाद कोई तो डोर ओपन कर कर अंदर आता है एंड आयशा जिस कैबिन पर थी उस कैबिन का डोर नॉक करती है एंड वो पर्सन जो बाहर खड़ी थी वो आयशा को कहती है, ये लो। एंड एंड आयशा बिना कुछ सोचे समझे उस पर्सन के हाथ से वो चीज़ ले लेती है एंड
थोड़ी देर के बाद आयशा के कैबिन पर वापस नॉक होता है। आयशा डोर ओपन करती है एंड वो पर्सन जो बाहर खड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ दिख रहा था एंड उसके हाथ में एक पैंट था। एंड वो पर्सन कहती है, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो चुके होंगे, ये पहन लो। सो अब आयशा उसके हाथ से वो पैंट्स भी ले लेती है एंड वो अपना ड्रेस चेंज करती है। आयशा बाहर आकर किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन जिस पर्सन ने अभी आयशा की हेल्प करी थी वो पर्सन वहाँ पर थी ही नहीं। आयशा अपने हैंड वॉश करती है एंड वापस अपने डेस्क के पास जा रही थी एंड वो अपने चेयर पर जाकर बैठती है। तभी उसकी नज़र उसकी टेबल पर पड़ती है। आयशा की टेबल पर किसी ने सैंडविच एंड जूस रखे हुए थे। सो आयशा उठती है एंड देखती है कि आसपास कोई तो है, कि किस पर्सन ने ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं। पहले तो आयशा उन सारी चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाती है, लेकिन आयशा को सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सो इसीलिए वो सैंडविच ओपन करती है एंड सैंडविच खा रही थी। एंड हम देखते हैं लंच टाइम भी ओवर हो चुका था। सारे एम्प्लॉयज़ वापस अपने अपने प्लेस पर आ रहे थे। धीरे धीरे टाइम जाता है। हम आयशा को जितनी भी फाइल्स दी थी, आयशा ने धीरे धीरे करते हुए वो सारी फाइल्स कंप्लीट कर दी थी। लेकिन अब आयशा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ के कहीं जाए, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। उसका स्टमक तो अलग ही लेवल पर पेन कर रहा था। ऑफिस टाइम भी ओवर हो चुका था। धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस से निकल रहे थे। हमें दिखाया जाता है हमें दिखाया जाता है निया आज ऑफिस से जल्दी निकल चुकी है। सारे एम्प्लॉयज़ जा रहे थे, बची थी तो सिर्फ आयशा। और ऊपर से बारिश का मौसम हो रहा था। और गाइस मैं बता दूं, आयशा आज ऑफिस टैक्सी में आई थी। एंड हम देखते हैं सानवी अपने ऑफिस से बाहर निकलती है। तभी सानवी की नज़र आयशा पर पड़ती है। सानवी आयशा के पास जाती है। कुछ देर सानवी बस यूं ही खड़ी रहती है। सानवी एक लंबी सांस लेकर कहती है, आयशा, ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, अभी तक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आयशा कुछ नहीं कहती, वो सानवी को इग्नोर करती है। ऑफ कोर्स वो सानवी से बहुत गुस्सा थी। सो अब आयशा अपने सामान उठाती है एंड सानवी को इग्नोर करते हुए लिफ्ट के पास चली जाती है। सो अब ये दोनों एक साथ लिफ्ट पर थे और ऑफिस पर एकदम शांति थी। सिर्फ और सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। आयशा किसी को तो मैसेज कर रही थी एंड कुछ देर बाद कबीर का कॉल आता है एंड कबीर आयशा को कहता है, आयशा, मैं एक मीटिंग में हूँ, मुझे आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, तुम प्लीज़ टैक्सी बुक कर कर घर आ जाओ एंड आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊँगा। इतना कहकर कबीर कॉल कट कर देता है। और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। आयशा टैक्सी बुक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितनी भी टैक्सी बुक कर रही थी वो सारी टैक्सी कैंसिल हो जा रही थी। जिस एरिया में आयशा थी उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था एंड उधर कोई भी टैक्सी नहीं आना चाहती थी। बहुत देर हो जाती है। आयशा अभी भी ऑफिस पर थी एंड वो गेट के बाहर खड़ी हुई थी। एंड हम देखते हैं सानवी अभी भी अपने कार पर बैठी हुई है एंड वो विंडो से आयशा को ही देख रही है। आयशा के लेग्स बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। वो बहुत देर से उधर खड़ी हुई थी। सो अब सानवी डोर ओपन करती है एंड आयशा के पास जाती है। सानवी आयशा को बुलाती है एंड कहती है, तुम तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी बारिश में कोई भी टैक्सी यहाँ नहीं आएगी। आयशा सानवी को कहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा ना मैं इधर ही खड़ी हो जाऊँ, और इतनी अच्छी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। मुझे पता है तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम कैसी इंसान हो। एंड सानवी ये सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि कि उसे पता था ये सारी उसी की गलती है और उसे ये सब सुनना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी सानवी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले यहाँ छोड़ कर नहीं जा सकती। तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके आती हूँ।
आयशा गुस्से से कहती है, मेरे सामने इतने अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कैसी इंसान हो, और मेरे को तो तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं। इससे अच्छा मैं यहीं पे खड़ी रहूँ। मैंने बोला ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। एंड हम देखते हैं सानवी आयशा को कहती है, तुम अभी चुपचाप से बैठ रही हो या मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँ? और वैसे भी न्यूज़ तुम देखते नहीं हो क्या? सो आयशा सानवी को कहती है, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा ना मैं साइको किलर के हाथों से मर जाऊँ। एंड अब सानवी को बहुत गुस्सा आ जाता है। सानवी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें खड़े रहना है ना, खड़े रहो। तुमने खुद मुझे मजबूर किया है, क्योंकि तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती है, इसलिए तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। अब सानवी कुछ नहीं देखती, वो आयशा को अपनी बाहों में भरती है। आयशा जो सानवी के ऊपर चिल्ला रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने तुम्हें बोला है ना मुझे टच नहीं करना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन सानवी आयशा को छोड़ती नहीं है। वो सीधा कार के पास लेके आती है और उसे सीट पे बिठा देती है। एंड सानवी आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, चुपचाप यहाँ बैठो। अगर इस कार से बाहर तुमने कदम रखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार सानवी ने किया ये गलत नहीं है यार, क्योंकि वो बहुत देर से आयशा को मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आयशा सानवी के पेशेंस लेवल को चेक कर रही थी। अब सानवी अपनी सीट पर आकर बैठती है। सानवी कार ड्राइव कर रही थी, तभी हम देखते हैं कार में एकदम साइलेंस है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तभी सानवी की नज़र आयशा के ऊपर पड़ती है। आयशा आयशा की बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसीलिए आयशा ने अपना एक हाथ अपने स्टमक पर रखा हुआ था। एंड वो विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी हम देखते हैं कुछ देर के बाद सानवी एक शॉप के सामने कार स्टॉप करती है। एंड वो कार से बाहर आती है एंड उस शॉप के अंदर चले जाती है। सानवी को पता था कि अगर वो कार को ओपन करके गई तो आयशा कार से बाहर चले जाएगी। सो इसीलिए वो आयशा को कार के अंदर ही लॉक करके जाती है। एंड 15 से 20 मिनट बाद आयशा सानवी स्टोर से बाहर आती है। एंड उसके हाथ में एंड सानवी के हाथ में एक बैग था। सानवी कार के अंदर बैठती है। एंड जो बैग सानवी ने होल्ड कर रखा था वो आयशा के हाथ में पकड़ाती है एंड कहती है, ये लो इसे पकड़ो। एंड अब आयशा कहती है, मैं क्यों पकड़ूं इसे, ये तुम्हारा है, तुम्हारे पास रखो। एंड सानवी कहती है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हें है अभी इस वक्त, और इसे ओपन करके देख लो अगर देखना है तो। मुझे नहीं चाहिए ये सारे सामान, अगर तुम्हें रखना है तो रखो वरना फेंक दो इसे। सो अब आयशा कहती है, जब तुम्हें ये सामान यूज़ ही नहीं करने थे तो खरीदा क्यों? सानवी कहती है आयशा को, बस मेरा मन कर रहा था। कुछ देर के बाद सानवी आयशा के घर के सामने अपनी कार पार्क करती है। एंड आयशा डोर ओपन करके अपने घर में चली जाती है। एंड हाँ, आयशा ने सानवी को एक बार भी थैंक यू नहीं बोला था और ना ही उसकी तरफ देखा था। आयशा सीधा अपने रूम पर चली जाती है। एंड सानवी भी अपने घर की तरफ, अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है। एंड कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने रूम पर थे। हमें दिखाया जाता है आयशा का रूम। आयशा शावर लेकर अपने बेड पर बैठती है। एंड कुछ देर आयशा अपना फ़ोन यूज़ करती है। एंड तभी उसकी नज़र उस बैग पर जाती है जो सानवी ने आयशा को दिया था। सो अब आयशा अपने बेड से उठती है एंड टेबल के पास जाती है, उस बैग को ओपन करती है। एंड वो एकदम शॉक थी। उस उस बैग में बहुत सारी चॉकलेट्स एंड एंड मेडिसिन्स, और उसमें एक लेटर था। आयशा उस लेटर को ओपन करती है एंड उसमें लिखा था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इन सारी चॉकलेट्स में से कौन सी तुम्हारी फेवरेट है, इसलिए मुझे जो दिखा मैं वो उठा के लेके आ गई। मुझे पता है तुम इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे साथ कल रात को, आई एम रियली वेरी सॉरी।
और मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि तुमसे बात करके तुम्हारे सामने सॉरी बोलूं, लेकिन तुम हो कि मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं इस लेटर में तुम्हें लिख कर बता रही हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी, तुम्हें अपनी नजरें उठाकर तक नहीं देखूंगी। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, इसीलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो एंड ये लेटर यहीं पे एंड होता है। आयशा इस लेटर को फाड़ कर फेंक देती है एंड आयशा कहती है, अच्छा, मुझे किस करने के बाद मुझसे ऐसे सॉरी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? नहीं नहीं सानवी मैथन, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए मैं तुम्हें पनिश करके रहूंगी। एंड अब हम तो देखते हैं आयशा ऐसा क्या करने वाली है। आपको क्या लगता है आयशा सानवी को परेशान करने के लिए ऐसा क्या करने वाली है? और हाँ, सो ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। एंड अब तो स्टोरी एंड भी हो चुकी है। चुपचाप जाकर लाइक कर दो वीडियो को, वरना मैं भूत बन कर आऊंगी तुम्हारे सपने में और तुम्हें डराऊंगी, इतना डराऊंगी कि तुम नींद से उठ जाओगे। मजाक कर रही थी, लाइक कर देना।